वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का मार्केट अपडेट हो जाए। आ, कल आपने देखा कि मार्केट में किस तरह से वॉलेटिलिटी बनी हुई थी, किस तरह से अप गया फिर डाउन साइड आया, जो खरीद और बिक्री लगी हुई थी। सो सेंसेक्स was around 359 points down, Nifty 76.85, बैंक निफ्टी 339.55 पॉइंट्स के डाउन थे। तो अगर हम उनकी पी रेशियो देखें, बीएसई सेंसेक्स पी रेशियो इज एट 22.53, मिड कैप इज एट 24.36, स्मॉल कैप इज एट 22.58, निफ्टी 50 पी रेशियो 20.44, बैंक निफ्टी इज मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छे पोजीशन में है, दैट इज 17.79। सो इंडाइसेस जो अप थे कल, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, सो उसमें से रियलिटी वाज वेरी गुड। रियलिटी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी ऑटो, मेटल, मीडिया, दिस इंडाइसेस वेर अप। सो ये सारे कल पॉजिटिव में थे। So much of volatility in the market was seen. There was a huge turnover in the cash market by the foreign institutional investors. Usually FII gross buy and gross sale अगर हम देखें, so that is around 10,000 to 11,000 crores की. So net sale is around 1,000 crores की. But that doesn't tell you the real story. The real story अगर हम देखें, so look at the gross buying and gross selling. The gross buying was around 45,000 crores and gross selling was around 46,000 crore. तो netted 1,000 करोड़ की आपकी सेलिंग रही है. So normally we don't see this kind of volume. Like it's 4 or 5 times of the regular जो वॉल्यूम रहती है उसकी हुई है. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स bought around 1,845 crores की. Eurozone inflation data came. It's again disappointing. Everyone expecting it's around 7.8, but it came 8.1%. So maybe that's the European market जो है वो भी उसी कारण से नेगेटिव रिएक्ट कर रहे थे. निफ्टी 50 सपोर्ट अगर हम देखें तो वो 16,500 के इसमें लेवल पे होना चाहिए. जीडीपी की अगर बात करें, जीडीपी डेटा अपनी कल आई है. सो जीडीपी डेटा जो है वो एस्टिमेट थी अराउंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 वाज अराउंड 9.5, बट इट केम अराउंड 8.7. जो क्वार्टर 4 की जीडीपी डेटा है, क्वार्टर 4 मतलब आपकी जनवरी फरवरी मार्च की फाइनेंशियल ईयर 22 की, 21 एंड 22 की जो क्वार्टर 4 जनवरी फरवरी मार्च की वो डेटा आई है, इट्स अराउंड 4.1% की. अगर आप कंपेयर करें लास्ट ईयर FY21 की जो क्वार्टर 4 की रिजल्ट, वो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि उस समय जस्ट ग्रोथ भी आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड जो ग्रोथ स्टार्ट हुई थी. बट अभी जो हाल की अगर हम देखते हैं जीडीपी डेटा जो क्वार्टर 4 की, दैट इज लो. FY21 में अगर आप देखें तो द जीडीपी रेट वाज -6.6%, वेयर अगर उसी जगह से हम अगर देखते हैं उसके बाद द जीडीपी इज अप. सो 2021 में मतलब FY21 में जो जीडीपी थी माइनस में थी, और अभी 22 की जो FY22 की जो जीडीपी रेट है दैट इज अप. दैट इज अ गुड न्यूज़. वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा. आने वाले दिनों में आशा करते हैं बेहतर होना चाहिए. FY23 में माना जा रहा है कि ये जीडीपी रेट जो रेटिंग एजेंसीज हैं या आरबीआई जो सोच रहे हैं, सो दैट विल बी अराउंड 8 to 8.5%. FY24 का रहेगा दैट विल बी अराउंड 5 to 6% का. ब्रेंट क्रूड जो है दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 116-123 तक, अब जाके फिर वो 116 तक है. इंडिया जीसेक इज एट 7.41, रुपीज ट्रेडिंग एट 77.64. So the government is expecting a revenue loss of around 10,000 to 15,000 crores annually due to the recent recalibration in custom duty on iron, steel and plastic. The government on Monday extended for the third time the deadline to submit the application of product link incentive scheme, जो PLI की incentive schemes है वो, for the specialty steel जो टील जून स्पेशलिटी जो स्टील सेक्टर की टील जून 30 तक. टिल नाउ ओनली 10 applications have been received from the players looking to invest under these. The rupee is around 6,322 crores.
विच वॉज लॉन्च्ड इन जुलाई लास्ट ईयर में। अच्छी न्यूज़ कुछ बताते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हैज़ गिवन गुड मॉनसून प्रेडिक्शंस, जो एवब नॉर्मल के ऊपर में बताया गया। दे सेड अराउंड 103% की रेनफॉल की अपेक्षा है, जो नॉर्मल अपनी रहती है एवरेज, उससे 103% की। द एवरेज रेनफॉल, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल इन्फ्लेशन कैन देयर विल बी अ कास्केडिंग effect on commodities in India. As we know, India is a need-based economy. If food grain prices will remain under control, then lot of things will play off correctly. That's why the normal or above normal rainfall is very good for India. तो food grains के अगर rates हमारे इंडिया में कंट्रोल रहते हैं तो हमारे इन्फ्लेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। FY22 fiscal deficit number is 6.7%. फिजिकल डिफिसिट क्या है अगर इसको देख ले, द रेवेन्यू विच गवर्नमेंट्स गेट्स फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस और जो ड्यूटीज वगैरह लगाई जाती हैं एंड एवरीथिंग, एंड अदर साइड देयर इज अ एक्सपेंडिचर ऑल्सो। जो खर्चे होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करते हैं, तो जो अर्निंग गवर्नमेंट कर रही हैं और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, जो उसमें जो डिफरेंस होती है उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। व्हेन एक्सपेंसेस मोर देन द इनकम, that we call fiscal deficit. So fiscal deficit 6.7% जो नंबर है वो बोला गया है। But FY22 fiscal deficit, the revised estimate which has given by government, that was around 6.9%. So 6.9% के जगह में 6.7% का आया. So it's looking that we are overachieving it 6.7 for FY22 because the extra tax revenue अराउंड 3 to 3.5 लाख करोड़ की जो गवर्नमेंट ने कलेक्ट की है, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रीच एट $44.4 billion फॉर FY22, विच इज़ वेरी गुड अगेन। इफ वी कंपेयर विथ FY21, द ग्रोथ इज अराउंड 41%। अगर FY21 से अगर हम कंपेयर करते हैं इस साल को, तो ग्रोथ इज अराउंड 41%, एंड इफ वी कंपेयर विथ FY22 देन द ग्रोथ इज 26%. It means pre-COVID level also, जो pre-COVID level की जो growth थी उसको भी हमने क्रॉस किया। We have seen the numbers, almost $418 billion merchandise export happened, and from there around $44.4 billion export is a textile export. So ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब $418 बिलियन में से सिर्फ $44 बिलियन जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की ही है। Whenever rupee gets weaken, जो depreciate करती है, we usually see on two sector. एक है IT सेक्टर जो सर्विसेज प्रदान करती हैं, और दूसरी है अपनी टेक्सटाइल सेक्टर, जहाँ से मेन हम डॉलर्स में जो है रेवेन्यू को अर्न करते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि जब जब रुपी वीक होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट में अगर हमारी काम होती है तो ज़्यादा डॉलर हम अर्न कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा रुपी हमारे पास आ सकती है, रुपी जब भी वीक होती है। ब्रेंट क्रूड प्राइस इज़ वेरी हाई, इट रीच अप टू 123%, जो हमने $123 पर बैरल, बट इट्स ट्रेडिंग एट $116 पर बैरल। वाई इट्स गोइंग अप? बिकॉज द वे यूरोपियन यूनियन हैज़ फाइनली बैन on Russian oil. Almost 90% oil import will be banned from Russia by the end of the calendar year December 2022. अगर if the big supply will ban, अगर इस तरह की जो बड़ी सप्लाई अगर बैन हो जाती है तो रशिया को भी then the replacement of same capacity is also required by Russia. If demand remains constrained and supply will be hampered by 10 to 20% की अगर सप्लाई हैम्पर होती है, then definitely price will go up. But there is a good news for India, for China, कि Russia, the oil which they export to Europe, due to that जो बैन लगाई गई हैं, वो लॉस फेस करेंगे ऑलमोस्ट $10 billion का। So now they will start finding out other solutions, और क्या solutions है कि वो अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरह से चला पाए। So definitely somewhere they have to give it the way
if they wants to run the economy normally. So India and China coming into the picture, around 28 million barrel supply is going to come from Russia to India. 28 बिलियन बैरल की सप्लाई जो है वो रशिया से इंडिया में आने वाली है in the month of June. So our per day consumption is around $5 million per barrel. 5 million barrel जो हमारी वो पर डे कंजम्पशन है, तो अराउंड लगभग अगर आप 30 दिन से काउंट करते हैं तो लगभग 150 मिलियन बैरल की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से 28 मिलियन बैरल हम रशिया से ले रहे हैं. तो अराउंड 18 to 20% की जो सप्लाई है हम उनसे ले रहे हैं. दैट वाज द ओवर रेट इज रनिंग बट द कट प्राइस डील इज डन बिटवीन. तो जो रशिया में प्रॉब्लम हो रही है, जो सप्लाई उनकी है, जो यूरोपियन जोन के तरफ से जो बंद हो रही हैं, जो बैन की जा रही हैं, तो ये जो डील हो रही है, कट प्राइस डील जो इंडिया एंड चाइना के साथ हो रही है, दैट इज़ अ गुड न्यूज़ कि अगर रशिया ये सप्लाई इस तरफ करती है और जो हम जो इंपोर्ट करते थे लाइक ईरान से या सऊदी अरेबिया से, तो वहाँ पे जो उनको प्रॉब्लम आएंगी, तो मेरे ख्याल से वो सप्लाई यूके या यूरोपियन जोन के लिए उस तरफ जो सप्लाई है वो शिफ्ट होंगी. अगर रशिया की तरफ से हमें आती हैं या चाइना को जाती हैं, तो ये चीज़ को, ये प्राइस को स्टेबल रखने के लिए ज़रूर ईरान या सऊदी अरब अपनी सप्लाई जो है वो दूसरे तरफ बना के रखेंगी. दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी परमानेंट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें परमानेंट नहीं रहेंगी. ये हमें समझनी है. द हाई prices of crude oil cannot be sustained in long run. The inflation numbers went up 8.1% of eurozone. Why? One of the reason अगर हम देखें is the gasoline price, means the petrol and diesel prices which we are seeing they haven't seen before. जो इतनी prices जो अब गई हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से पहले कभी नहीं देखी है. If the government can't control the inflation, then they may lose the cheer जो होती है, जो जनरल इलेक्शंस होंगी उसमें जब फिर से इलेक्शंस करने होंगे, तो मे भी हो सकता है उन्हें फिर से वो पोजीशन ना मिले. Credit offtake is looking very good across all sectors. If we see the numbers in the month of April, the overall SME segment जो small, medium, micro enterprises है, in this segment the medium segment credit growth of loan is more than 54%, which is very good. The small enterprises is around 26% and the micro is at around 8.7% जो credit growth rate है. Even in retail segment also the credit growth of loan is around 12 to 14%. तो काफ़ी अच्छी आ रही है. होम लोन और व्हीकल लोन्स अगर ये सारी चीज़ों में हम अगर देखते हैं, both the numbers are looking very good. Across industry the credit growth is looking around 9%. So which is very positive. Hopefully economic activities will be back to normal and we will restart focusing on growth numbers very soon. There is a risk of global recession or slowdown. So the cascading effect जो होती है उसकी impact तो रहेगी, will be there. We cannot deny that. High oil prices will always have the impact on GDP growth also. तो हाई ऑयल प्राइसेस की इम्पैक्ट किसी भी इकोनॉमी में उसकी रहेगी ही. LIC इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर बुक्ड प्रॉफिट अराउंड 42,000 crore rupees. द टिपिकल स्ट्रेटजी दे फॉलो, बाय द मार्केट व्हेन the market when it is bad and they sell in the market when it is good. So the simple equations they follow. IT department of ITC जो सब्सिडी है, ITC Infotech, they are eyeing a revenue of $500 million, that is close to 3,500 crores to 4,000 crores की. They are targeting over the next 5 years. They are trying to diversify the business and dependency on cigarette business. They wants to decrease जो डिपेंडेंसी है वो घटाना चाहती हैं. FMCG एग्री बिजनेस, पेपर एंड पेपर बोर्ड बिजनेसेस, पैकेजिंग और होटल बिजनेसेस
और आईटी जो है नाउ दे आर मेन फोकसिंग ऑन दिस areas. This angle, ITs is trying very hard to diversify. In a way, we have seen a re-rating जो हुई है, जो मार्केट जिस तरह से इस बीच में मार्केट ने करेक्ट किया है, बट उस समय में भी ITC ने 30 to 40% की आउट परफॉर्मेंस जो है वो शो की है. सो इंडियाज हिस्ट्री ऑफ, अगर आप देखें इन्फ्लेशन को मैनेज करने की, वो आप जानते हैं अच्छी तरह कि इंडिया इस चीज़ को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, बट ये काफ़ी टफ है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमीज जो बाहर है इंडिया से. तो उनके लिए वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं. ग्लोबल क्यूज़ के ऊपर सारा मार्केट डिपेंड करता है, और आशा करते हैं कि सारे कुछ आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे शॉर्ट टर्म के हैं. लॉन्ग टर्म के कुछ भी इसके प्रभाव नहीं होंगे. लॉन्ग टर्म ऑलवेज अच्छा ही रहेगा. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, अगर आपको हमारी कंटेंट्स पसंद आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.